कनाडा ने जो रीसेंट चेंजेस की हैं उसमें से 3 ऐसी चेंजेस हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ये वो चेंजेस हैं जिन्होंने आने वाले टाइम में कनाडा इमिग्रेशन का फ्यूचर डिसाइड करना है। तो इस वीडियो में इन्हीं 3 चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आपने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, करना है, वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा में बैठे हैं, पीआर अप्लाई करना है, जो भी आपने कनाडा के साथ करना है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे आपका, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, जब आप बैठे हैं, उसका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। जो सबसे पहली चेंज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कनाडा ने अपना जो पहला ट्रेडिशनल पीआर वाला मॉडल था उसको छोड़ के नया एक मॉडल अडॉप्ट करने का फैसला किया है। और ये बहुत पुराना जो पीआर वाला मॉडल चल रहा था उसको दरकिनार करने के बराबर है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले कनाडा में क्या होता था, अगर आप पीआर का जो पॉपुलेशन को ख्याल में रखा जाता था कि लोग कम एज वाले आए, ये ख्याल में रखा जाता था, ब्राइट माइंड्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, पीआर में बेसिकली ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती थी। इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखा जाता था कि कनाडा में किस स्किल के, किस ऑक्यूपेशन के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अब कनाडा ने ये सारा कुछ चेंज कर दिया है। अब के बाद कनाडा जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो इस तरफ लेके जा रहा है कि जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेशन, जो भी फील्ड में वर्कर्स की कमी है, तो उन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए, उन लोगों को वहाँ पे पक्के किया जाए। तो ये अपने आप में ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर बहुत बड़ी चेंज है। अब कनाडा ने स्टडी, वर्क और पीआर तीनों को अलाइन करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है, ये ध्यान से सुन लीजिए, स्टडी आप उसी कोर्स में करें जिसमें आपका आगे एक्सपीरियंस होना है, और एक्सपीरियंस उसी वर्क में होगा जिसका आगे आपको पीआर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कनाडा ने एक ऐसी लिस्ट आने वाले टाइम में जारी करने का फैसला किया है जिसमें मोस्ट इन डिमांड ऑक्यूपेशन या कोर्स होंगे। उस इन डिमांड ऑक्यूपेशन या कोर्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि इन डिमांड कोर्सेज के जो स्टूडेंट होंगे उनके वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो वो स्टडी करेंगे, उसी फील्ड में आगे चल के वो वर्क लेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा 2-3 साल का जितना भी है, उसके बाद उसके बेसिस पे वो पीआर अप्लाई कर सकेंगे। तो अब कनाडा ने ये जो नई अप्रोच अडॉप्ट की है कि स्टडी को वर्क के साथ और वर्क को पीआर के साथ अलाइन करने के लिए, जिसमें जो वर्कर इस टाइम पे इन डिमांड है, बहुत ज़्यादा जिनकी कमी है, उनको किस तरीके से कनाडा में लाया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चेंज है। दूसरा है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे जाते हैं जो, उनकी गिनती को कम कैसे किया जाए। हालांकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2 तरीके इसके कहे थे, खुद मार्क मिलर ने कहा, एक तो उनकी गिनती को कट कर दिया जाए, जैसा कि किया गया है। स्टडी वीज़ा की 35% गिनती को कट कर दिया गया है। वर्कर जो भी वहाँ पे ज़्यादा इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उन्हीं में वर्कर जा सकते हैं, दूसरे में वर्कर्स पे रोक लगा दी गया है जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं। और जो स्पाउस वीज़ा वाले थे उनको मोस्टली कैटेगरीज को बैन कर दिया गया है। तो एक बड़ा कट लगाया गया है कि कैसे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है उसकी गिनती को कम किया जा सके। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी बताया था उन्होंने ये कहा था कि जितने भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा वाले यहाँ पे बैठे हैं, किसी तरीके से कोई पाथवे निकाल के उनको परमानेंट किया जा सके, ताकि जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा वाली प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है उसको दूर किया जा सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को बार बार उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कनाडा में अभी भी बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्टेटस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से को कनाडा की कम्युनिटी का, वहाँ की सोसाइटी का हिस्सा बन सके। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा में स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पे 3-4 साल का उनको एक्सपीरियंस है, टोटल उनको 5-6 साल कनाडा में रहते हुए हो गए, लेकिन अब तक वो पीआर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट उन लोगों की बात कर रही है कि इन्होंने लैंग्वेज भी सीख रखा है, ये कैनेडियन कल्चर को भी जानते हैं, यहाँ पे ये इनकी इकोनॉमी में और इनके जो वर्क में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, सबको नहीं, ऐसे लोगों को पाथवे देके पीआर किया जा सकता है। तो 2 मेथड हैं, एक इनकी गिनती को कट कर दो, दूसरा इनको पीआर कर दो, अपने आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तीसरी चेंजेस जो रीसेंट अभी अनाउंस की गई हैं, हालांकि वो गैजेट में की गई हैं, उसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है वो अनाउंस हो सकती हैं।
इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जब हम स्टडी वीज़ा की बात करते हैं तो स्टूडेंट पहले एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनकी होती है, वो आईआरसीसी के अंडर नहीं आते हैं, वो वहाँ की प्रोविंस गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आईआरसीसी किसी भी कॉलेज को मजबूर नहीं कर सकती है, अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी स्टूडेंट के बारे में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईआरसीसी सीधा उनसे नहीं ले सकती है। लेकिन आईआरसीसी जो है वो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस करती है, तो उस पर उनका पूरा कंट्रोल है। तो आईआरसीसी ने इस टाइम पे ये कहा है कि जैसा कि हम एलओए हमने वेरीफाई करना होता है, कोई एनरोलमेंट हमने किसी स्टूडेंट का स्टेटस पूछना होता है, तो कहीं ना कहीं पे डीएलआई हमारे साथ डायरेक्ट हमें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चेंज आने वाली है और ये स्टडी वीज़ा को डिसाइड करने वाली है। आने वाले टाइम में 10-20 साल में कनाडा का स्टडी वीज़ा ट्रेंड इसी तरीके से बनेगा। इस चेंज पे बहुत बड़ा लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आईआरसीसी डायरेक्ट जो कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को कहेगी कि हमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग कीजिए। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, एनरोलमेंट कितना हुआ है, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनका स्टेटस क्या है, कितने स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिए, कितने स्टूडेंट वहाँ पे रिटेन रहे, कितने स्टूडेंट अपनी डिग्री डिप्लोमा पूरा करके गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आईआरसीसी खुद कॉलेज या यूनिवर्सिटी से चाहती है। दूसरा जो है, स्टूडेंट्स का स्टेटस क्या है, क्या स्टूडेंट उस टाइम पे पढ़ रहा है, अगर स्टूडेंट ने अपना कॉलेज चेंज किया है तो आपको हमें बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट के स्टेटस से जुड़ी हुई हैं तो वो है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलओए वेरिफिकेशन है, क्योंकि एलओए वेरिफिकेशन का जो मामला निकल के आया था जिसमें बहुत से फेक एलओए पकड़े गए थे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उस चीज़ को दूर करने के लिए एलओए वेरिफिकेशन चलाई गई थी। अब आईआरसीसी ने कहा है कि सब कॉलेज को डायरेक्टली एलओए वेरीफाई करना पड़ेगा विद इन 10 डेज। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे लगेगी, विद इन 10 डेज जब आईआरसीसी की उनको रिक्वेस्ट जाएगी तो 10 दिन के अंदर एलओए वेरीफाई करना होगा। तो आईआरसीसी अब इस टाइम पे कहीं ना कहीं पे इस मूड में है कि जो डीएलआई प्रोविंस के अंडर आते थे, जिन पे उनका कंट्रोल नहीं होता था, अब उन डीएलआईज को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आईआरसीसी को बताना होगा, उसकी परमिशन लेनी होगी, उनको रिपोर्टिंग देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आईआरसीसी उनकी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने से मना कर दे सकता है। तो अगर स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी तो उस कॉलेज के एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा, इस चीज़ पे कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो आईआरसीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को अपने अंडर लेने जा रही है, इनडायरेक्टली वे से हम ये कह सकते हैं। तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हालांकि मैं और भी अपडेट्स इसमें डाल सकता था, लेकिन ये जो अपडेट्स हैं इन्होंने आने वाले कनाडा में जो है कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, पीआर कैसे मिलेगा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा का जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा, तो ये 3 चीज़ें जो हैं इन्होंने डिसाइड करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जो है स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।